बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली काठू स्ट्रेट फॉरवर्ड तराज तो यकीनन बजट जा ॾींहं आहिनि। हर कोई ॻाल्हि करे कि हुकूमत जेको बजट आंदो आहे उहो आवाम जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, नुक़सानदेह आहे। अचण वारे ॾींहं में महांगाई वधंदी, कहिड़ी शयुनि जी क़ीमतूं वधंदियूं, कहिड़ी शयुनि जी क़ीमतूं घटंदियूं। कमाल जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त हाणे ताईं जेतिरा बि पाकिस्तान जा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आहिनि, जेतिरी बि बिज़नेस बॉडीज़ आहिनि, ट्रेड बॉडीज़ आहिनि, हुननि हिन बजट खे रिजेक्ट कयो। असां सम्झी सघूं पिया छो। पोइ असां ॾिठोसीं कि सियासी जमातुनि, पीपल्स पार्टी जा बि कुझु लीडर्स अहिड़ा आया जंहिं बजट जी मज़म्मत कई, जंहिं चऊं कि असांजे हाईवे लाइ सखर हैदराबाद कराची मोटरवे जे लाइ 15 अरब रुपया रुगो। यकीनन सिंध बि क़बूल न कयो, ट्रेड बॉडीज़ बि क़बूल न कयो। अॼु मूंखे हैरत हिन ॻाल्हि ते थी जॾहिं IMF बि चयो कि जेके हुकूमत ग्रांट्स ॾिनियूं आहिनि, को 300-400 अरब रुपयनि जी जेके ग्रांट्स आहिनि, 344 बिलियन टू बी प्रिसाइज़, ये ग्रांट्स तव्हां कीअं ॾिनियूं आहिनि, छो ॾिनियूं आहिनि, असांखां पुछियो कोन अथव। असांजी मंज़ूरी जे बिना ये ग्रांट्स ॾिनियूं वयूं आहिनि ऐं इहो तव्हांखे न ॾियणु घुरिजनि आहे। ऐं मां तव्हांखे यादि आहे कल्ह जे प्रोग्राम में इहा ॻाल्हि कयां पियो कि जंहिं मुल्क जी अदलिया जी परफॉर्मेंस अहिड़ी हुजे कि जिथे 25 लख जे क़रीब केस पेंडिंग हुजनि, 20 साल खां पोइ इंसाफ़ मिले। इंसाफ़ तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हांखे वकीलनि जी फीसूं भरणी हूंदियूं, अदालतुनि जा चक्कर कटणा हूंदा ऐं पोइ तव्हांखे इंसाफ़ मिलंदो। इंसाफ़ जो मयार दुनिया में असांजी अदलिया जो अफ़गानिस्तान जे बराबरि आहे। त अहिड़ी अदलिया खे तव्हां 50% कीअं पैसा वधाए ॾियो पिया, कीअं हुननि खे तव्हां इहे इंक्रीज़ था कयो, हुननि जो बजट कीअं हुननि जी तव्हां पघारूं था वधायो, कीअं तव्हां हुननि खे ॿिनि महीननि जी मोकलूं था ॾियो। पर अॼु IMF बि इहो चई छॾियो कि तव्हां जेके पैसा वधाया आहिनि अदालतुनि जा, जुडिशल कमीशन जा, वज़ारत क़ानून जा, जेके पैसा वधाए अरबे रुपया विरिहायो पिया, असां त इहा इजाज़त कोन ॾिनी आहे, असां त मंज़ूरी बि कोन वरिती आहे। तव्हां इहे कीअं पैसा ज़ाया था कयो। ऐं यकीनन IMF इहा ॻाल्हि वाज़े करे छॾी त जेके असांजा IPPs जी ग्रांट मिली आहे 115 अरब रुपया, उहा बि ग़लति ॾिनी वई आहे। IMF जो चवणु आहे कि ॿिया जेके SIFC लाइ फंड्स ऐं वज़ारत दाख़िला लाइ फंड्स रखिया विया आहिनि, इहे बि ग़लति आहिनि। यकीनन बजट में आम माण्हू सोचे थो त छा हुन जे लाइ बहितरी आहे। आम माण्हू खे मां ॿुधाइणु चाहींदुमि कि हिकिड़े पासे हुकूमत पंहिंजे वॾनि पोज़ीशन ते वेठल सियासतदाननि जी पघारूं 500-600% वधाए छॾियूं। 2 लखनि सां 21 लख ते हली वियूं पघारूं। ऐं हिते वज़ीर ख़ज़ाना साहिबु हुननि जी पघारूं वधाए थो, ॿिए पासे वज़ीर आज़म साहिबु नोटिस थो वठे कि मां रिपोर्ट थो घुरां कीअं इहे पघारूं वधायूं वयूं आहिनि। अजीब ॻाल्हि आहे। छा वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म खे ॿुधाए बिना इहे पघारूं ईअं वधायूं हूंदियूं? ऑब्वियसली नॉट। काबीना खां हिन जो अप्रूवल वरितो वियो हूंदो कैबिनेट खां, ऐं हाणे कैबिनेट जे माण्हुनि में लीड जेको कैबिनेट खे करे थो वज़ीर आज़म आहे, हाणे उहो एक्शन थो। अजीब थी ॻाल्हि लॻे। हिकिड़े पासे हुकूमत पाण थी सैलरियूं वधाए, ॿिए पासे वज़ीर आज़म नोटिस थो करे ऐं तलब थो करे रिपोर्ट की मूंखे रिपोर्ट ॾिनी वञे, ॿुधायो वञे पैसा छो ईअं वधाया विया आहिनि। ॿिए पासे जेका अफ़सोसनाक, हैरत अंगेज़, अनबिलीवेबल सिचुएशन आहे व्यूअर्स, उहो इहा आहे कि जेका मिनिमम वेज हुई 37,000, हुन में को इज़ाफ़ो न कयो वियो। यानी सरकारी मुलाज़मीन ऐं पेंशनर्स ऐं ब्यूरोक्रेट्स ऐं पॉलिटिशियंस इन द पार्लियामेंट, हिननि सभिनीनि खे पघारूं वधाए ॾिनी वञनि, छो जे करे महांगाई आहे, इन्फ्लेशन आहे, हुननि जा ख़र्चा पूरा कोन था थियनि। 2 लखनि वारनि खे 21 लख ते वठी वञूं। ऐं जेको ग़रीब आहे, ऐं तव्हांखे कमाल ॻाल्हि ॿुधायां, अॼु ई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी मीटिंग में ॿुधायो विया कि सिंध में 80% जेके कारखाना ऐं सनतूं हलनि पियूं, हुन में मिनिमम वेज जी का इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद आहे ई कोन, कंहिंखे मिलंदा ई न आहिनि। 37,000 घटि में घटि, सभिनीनि जी पघारूं अञा घटि आहिनि। त यानी हुकूमत कानून ठाहे छॾियो, अमल न कराए सघी। ग़रीब लाइ उहो कानून रईस लाइ हुजे हा त अमल बि आसानी सां थी सघे हा। त 37,000 जी जेका मिनिमम वेज आहे, हुन लाइ असांजे वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहिबु चवनि था कि अॼु जे दौर में हिकिड़ो ख़ानदान ईज़िली 37,000 में सर्वाइव करे थो सघे। आई थिंक ये बड़ी स्टेटमेंट है। डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर हमारे डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं आबिद सुलैरी साहब, SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए। सुलैरी साहब, अब आज एक लोग सवाल पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा कि क्या जो मिनिमम वेज है उसमें इजाफा होना नहीं चाहिए था? आपने बड़े बड़े लोगों की तनख्वाहों में 500-600% इजाफा कर दिया, 2 लाख से 21 लाख पे ले गए, लेकिन जो मिनिमम वेज थी वो 37,000 रही। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इस तनख्वाह, इस सैलरी के अंदर भी आराम से लोग सर्वाइव कर सकते हैं, घर का खर्चा चल सकता है।
आप माशाल्लाह से इतनी डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए स्टडीज रिसर्चेस करते रहते हैं, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल सुलेरी साहब? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मिनिमम वेजेस को अगर इंक्रीज कर देते तो गवर्नमेंट ने उसको खुद से तो स्पॉन्सर नहीं करना था, वो तो इंडस्ट्री ने करना था। yes. और उसका अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज आप देखिए कि मिनिमम वेज जो है इस वक्त आपकी 37,000 है, और वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी पॉवर्टी की रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान जैसे ममालिक है इनमें गुर्बत का जो खत गुर्बत है $4.20 है। अब आप बताइए $4.20 को आप आज के रेट के मुताबिक रुपए में ट्रांसफर करें तो एग्जैक्टली पाकिस्तान की मिनिमम वेज बनती है 37,000 रुपया। इसका मतलब है कि हर वो बंदा जो मिनिमम वेज ले रहा है वो खतरे गुर्बत से नीचे है पाकिस्तान में। अगर हम वाकईतन चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मजदूर हैं उनके डिग्निटी में इजाफा करें, हम ये चाह रहे हैं कि उनको खतरे गुर्बत से बाहर निकालें, तो ये अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी थी। अब जाहिर है कि इंडस्ट्रियल कार्टेल और जो बाकी प्राइवेट सेक्टर है उनके प्रेशर में आके अगर वजीर खजाना इसका ऐलान नहीं कर रहे या उन्होंने नहीं किया तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो ये एक ऐसी चीज है जिसका बजट के खसारे से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर ने इम्प्लीमेंट करनी होती है। हुकूमत ने तो ऑलरेडी अपनी सैलरी जो थी 10% जो है वो इंक्रीज कर दी। सर, जो पॉलिसी रईस के लिए बनती है उस पर अमल दरामद फौरन हो जाता है, जो कानून गरीब के लिए बनता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बन जाती है। ये मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन भी एक चैलेंज है। आज की ही खबर है सर, सिंध की पब्लिक अकाउंट कमेटी में रिपोर्ट पेश की गई कि 80% ऑफ द इंडस्ट्री जो सिंध में काम कर रही है वो मिनिमम वेज भी नहीं दे रही। हाउ कैन वी फोर्स द गवर्नमेंट के इसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं? इसके लिए तो जाहिर है इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में लाना होगा। प्रॉब्लम यह है कि जो आपके महकमे इनको जो है इन्फोर्स करने के लिए मुतय्यन किए गए, एक तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है और सेकंड कनाइवेंस है। जो आपके बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख लेती हैं, वो जो है कोई जॉब लेटर इशू नहीं करती, उनको डेली वेजेस पे रखा होता है उन्होंने, ताकि मिनिमम वेजेस भी ना देना पड़े, उनका जो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट फंड है वो भी ना देना पड़े, उनको किसी किस्म की इंश्योरेंस भी ना देना पड़े। तो ये तो एसडीजी का आपका एक गोल है, डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट इंश्योर करना, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए। और इस पे ये मजदूर की जो अजमत है वो हम यौम मई तो मनाते हैं, उन चंद अक़वाम में है जो कि यौम मई छुट्टी करके मनाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको डिग्निटी को कैसे इंश्योर करना है उसकी तरफ कोई भी बात नहीं करना चाहता। वैसे आपने सर लेबर डे का जिक्र कर दिया है, तो आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी है सर। इसके ऊपर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान में सर चाइल्ड लेबर के खिलाफ तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज मौजूद हैं, अगेन इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। गुर्बत आप जानते हैं 44% के करीब हमारी आबादी, 44-45% गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी 10 करोड़ से ज़ायद लोग बताए जा रहे हैं। अब इस वजह से ही लोग बच्चे पैदा करते हैं कि वो कमाएंगे, खेतों में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, भीख मांगेंगे, उनको हम जो है मुशक्कत मेहनत मजदूरी उनसे करवाएंगे, जबकि पाकिस्तान के कानून में नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी आप कमेंट करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखा जाए आबिद साहब तो हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक बच्चा काम कर रहा होता है, हर तीसरी दुकान के अंदर एक बच्चा काम कर रहा होता है। बच्चों से काम लेना, मुशक्कत करवाना खेतों में आम सी बात है। आज क्योंकि चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन है, आई वुड लाइक योर व्यूज ऑन इट सर। देखिए, हमें रूट कॉज देखनी होगी कि बच्चों से मुशक्कत क्यों करवाई जाती है, और बच्चों को से मुशक्कत इसलिए करवाई जाती है कि अक्सर वालिदैन जो हैं उनके पास जो उनका जरिया रोजगार अगर उनसे छिन जाता है या उनके पास उससे पूरी नहीं पड़ रही, तो वो बिल्कुल जो ज्यादा आबादी है वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि खाने के लिए एक मुंह और कमाने के लिए दो हाथ, ये एक फिलॉसफी है। अब अगर हम वाकईतन चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर का खात्मा करें तो वो बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज कर नहीं होगा जब तक कि हम उनके वालिदैन को कुछ ऑल्टरनेटिव रोजगार जो है वो मुहैया न करें। अगर वो रोजगार नहीं होगा तो ये चाइल्ड लेबर कभी भी खत्म नहीं हो सकेगी। आबिद साहब, आज हम ये समझ रहे थे कि इस बजट की डायरेक्शन IMF की तरफ से दी जा रही है, लेकिन आज अब हैरत ये हुई कि खबर आती है कि IMF ने तशवीश का इजहार किया है कि आपने ये 344 बिलियन की ग्रांट्स क्यों दे दी हैं। उनके अंदर IPPs के लिए 115 अरब की ग्रांट है, उसके अंदर आपके डिफेंस एक्सपेंस के लिए 59 बिलियन की ग्रांट है, सैलाब मुतासरीन के लिए 30 अरब, ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन 14 अरब,
दहशतगर्दी के लिए फौज को दी गई 23 अरब, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब, इसके अलावा रेकोटिक मंसूबे के लिए 3.7 अरब की इजाफी ग्रांट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन SIFC के लिए 52 करोड़, और साथ साथ जो अदलिया को पैसे बढ़ा के दिए गए हैं, वजारत कानून को पैसे बढ़ा कर दिए गए हैं। कहा गया है कि क्यों आपने बढ़ा के दिया हमसे पूछे बिना। वाई यू एक्सपेक्टिंग सर दिस, ऐसा रिएक्शन कभी आएगा बजट के बाद IMF का? नहीं, ये लास्ट ईयर भी तो आया था, अगर आपको याद हो कि लास्ट ईयर भी उन्होंने बजट नंबर्स आपके चेंज करवाए थे, क्योंकि अभी भी जो सूबाई सरप्लस जो है वो हुकूमत ने रखा है। अब सूबे जो है क्या वाकईतन वो सरप्लस दे देंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, क्या हुकूमत जो है वो वाकईतन वो कर पाएगी अपने रेवेन्यू के टारगेट पूरे, और वो रेवेन्यू के टारगेट पूरे नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि जो आपका खसारा है वो बढ़ जाएगा। तो IMF के साथ काम करते हुए ये जो इस रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, IMF आपको एक फिस्कल डेफिसिट एग्री कर लेता है आपके साथ, और आपको फिर उसके मुताबिक अपने रेवेन्यू बढ़ाने होते हैं, उसके मुताबिक आपके अखराजात कम करने होते हैं, ताकि जो टोटल खसारा है वो उस लिमिट में रहे। अब इस साल का जो हमने खसारा तय किया है उनसे 6501 अरब रुपया, अगर आपको लग रहा है कि उसके मुताबिक रेवेन्यू नहीं आएंगे, जो कि इस साल अगर हम अपने 11.9 ट्रिलियन रुपये सिर्फ पहुंचे हैं, वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो अगले साल तो 14.1 का टारगेट है। वो काफी बड़ा टारगेट है, और IMF यकीनन ये देखना चाह रही है कि उसको कहाँ से पूरा किया जाएगा। ट्रेड ऑफ था इन ग्रांट्स का, और जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे सेल्स टैक्स लगाने का, ट्रेड ऑफ था इन ग्रांट्स का, और सैलरी क्लास को जो रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ देने का, और स्पेशली रियल एस्टेट को जो रिलीफ दिया गया है वो रिलीफ देने का। तो अब आप IMF की जुबान में अगर देखें तो चपड़ी और दो नहीं खा सकते हैं, आप किसी एक जगह पे कंप्रोमाइज करना होगा। आबिद सुलेरी साहब, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं। वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पे खड़ी होगी? वो दिन कब आएगा जब हमारे बजट में कोई खसारा नहीं होगा, कोई बजट डेफिसिट नहीं होगा, कर्जों से जान छूटेगी? वो दिन आएगा भी कि नहीं आएगा सुलेरी साहब? हमारा आदमी यही रहा है कि हमारी तमाम जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो हुकूमत में होती हैं तो प्राइवेटाइजेशन की बात भी करती हैं, वो IMF के पास भी जाती हैं, वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात भी करती हैं, और जो ही वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठती हैं उनको ये तीनों चीजें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह है कि किसी भी हुकूमत ने आज तक IMF के प्रोग्राम को जो है वो उसकी ओनरशिप नहीं ली, उसकी पोलिटिकल ओनरशिप। ये एक एंटीबायोटिक की तरह है, जिसका कोर्स अगर आप दरमियान में छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन पे आपको हाई पोटेंसी पे जाना पड़ता है। और अब हमारा मर्ज तो इतना वो नाकाबिले इलाज हो गया कि अब वो ड्रिफ्ट पे जा रहा है। हमें कम से कम 2 IMF के प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल करना होगा, एक ये वाला, एक इससे बाद वाला, तो तब कहीं जाके आपकी इकोनॉमी की फाउंडेशन बेहतर होगी कि वो शायद उस वक्त सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सके। सुलेरी साहब, एक सिंध का सवाल बहुत जरूरी। सर ये वो दिन कब आएगा जब सक्खर कराची मोटरवे भी बनेगा? इस बार भी सिर्फ 15 अरब रखे वफाक ने, और लग नहीं रहा कि इस बार भी बनेगा। सर, सक्खर कराची मोटरवे बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को अपने मसले इस्तेमाल करने चाहिए। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर तो आपका बजट पास नहीं हो सकता, तो आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी अपने मसले इस्तेमाल नहीं करती वहां? बिल्कुल ठीक सर, आपने बिल्कुल सही तरीके से हमें समझा दिया इस सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर सर, आपकी कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स ना गालियों बुद्धियों सुलेरी साहब जी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खा पर डिस्कशन अगते वधाईंदा से। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर सलमान शाह साहब। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त के लिए। शाह साहब, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, जो आज हर किसी से मैं पूछ रहा हूं, एक तरफ हमारे वजीर खजाना 2 लाख से 21 लाख की तनख्वाहें ले जाते हैं, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली की। दूसरी तरफ वजीर आजम फौरन से नोटिस ले लेते हैं कि मैंने रिपोर्ट तलब कर लिया कि कैसे इतना इजाफा हुआ है। तीसरी तरफ जो मिनिमम वेज है उसमें 1 रुपया नहीं बढ़ाया जाता। हमारे वजीर खजाना साहब कहते हैं कि इनको इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये लोग सरवाइव कर लेंगे, 35-37 हजार में घर आराम से चल जाता है। शाह साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं? देखिए, ये शो करता है कि टोटल एक किस्म का कोलैप्स हो चुका है, और पर्टिकुलरली
अगर आप ये देखें कि पिछले 3 साल में लो कॉन्फिडेंस मूव के बाद हुकूमत का जो जवाब था वो ये था कि जी इकोनॉमिक मैनेजमेंट हम बेहतर करेंगे और पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब का बजट हो और उसके बाद इसहाक डार साहब का बजट हो, उसके बाद औरंगजेब का पहला बजट और औरंगजेब का दूसरा बजट, तो हालात पे हर दफा कुछ गड़बड़, आगे से ज्यादा गड़बड़ हो गए हुए। अब आप ये इस बजट में देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो खुद हुकूमत कहती है और औरंगजेब साहब कहते हैं कि ये हुकूमत के नंबर हैं और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मतलब ये है कि उनको भी उस पर यकीन नहीं है हुकूमत के नंबरों में कि 2.7% ग्रोथ हुई है। मतलब पाकिस्तान में 2.7% ग्रोथ का मतलब है कि जीरो ग्रोथ, क्योंकि इतनी तो हमारी आबादी बढ़ जाती है जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप दिखा रहे हैं। और वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हर चीज में नेगेटिव है एक्सेप्ट मवेशियों के, और मवेशियों की आप गिनती पता नहीं जतोई साहब आप कर सकते हैं तो करें जाके। बट मेरे ख्याल में ये नंबर्स जो हैं शो करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो है बल्कि नेगेटिव है। और एज इकोनॉमिस्ट वी कॉल दिस टोटल स्टैग्नेशन। इकोनॉमी टोटली स्टैग्नेट कर रही है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 70% आबादी 30 साल से कम उम्र की है और हमारे बच्चे जो हैं तकरीबन 30 लाख के करीब हर साल रोजगार ढूंढने निकलते हैं, तो वो कहाँ से रोजगार लाएंगे जब आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो ही नहीं कर रही और 3 साल से ग्रो नहीं कर रही। और इससे पहले कोविड था और कोविड में आपको पता है कितनी मुश्किलात थी। तो हम तो परपेचुअल एक किस्म की डिजास्टर जोन में है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एंड आई एम सॉरी टू से कि ये हुकूमत को तो टोटल कंफ्यूजन है कि क्या करना है क्या। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो लगता है कि अपने आप को एफबीआर के हवाले कर दी है और जो एफबीआर कहेगी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी। और वजीर आजम जो है वो कभी कहते हैं कि हम पूछेंगे कि किसने क्या किया और कैसे ये इन्होंने अपनी सैलरीज बढ़ा ली हैं, तो पूरा मुल्क तबाह हो गया। तो वो तो पूछे ना कि वो कैसे हुआ। और दूसरी बात यह है कि आप सोलर पैनल्स के ऊपर 18.5% टैक्स लगा रहे हैं आप, जब आपने आईएमएफ से रेजिलियंस क्लाइमेट रेजिलियंस का लोन ले लिया 1.5 बिलियन का। आईएमएफ भी माशाल्लाह पाकिस्तान से बड़ी मेहरबान है, पैसे देने में उनको कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि आप ग्रीन एनर्जी करेंगे, बजट में आप कहते हैं 18.5% सेल्स टैक्स सोलर पैनल पे लगाएंगे और सोलर पैनल को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और बिजली का महकमा, टैक्सेस का महकमा, एग्रीकल्चर का महकमा, ब्यूरोक्रेसी इन जनरल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे छा गई। और उसका नतीजा ये है कि एग्रीकल्चर भी तबाह है, बिजली भी तबाह है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट कोई करता नहीं है इस मुल्क में। इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम लो पे है इस वक्त कोई साहब। और हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 30% से ऊपर है, बांग्लादेश 30% से ऊपर है। और हमारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लोग इस वक्त बैंकों के आके भी हाथ जोड़ रहे हैं कि जी हमें लोन नहीं चाहिए, हमने नहीं करना और कारोबार नहीं करना। आपके आईटी वालों के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, हर चीज पे आप टैक्स लगा रहे हैं। किस लिए लगा? कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को पालें, उनकी तनख्वाहें दें, उनकी उनकी प्रमोशंस करें, नए से नए डिपार्टमेंट्स बनाएं। हर किस्म की अय्याशी हो रही है। मतलब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इस वक्त 5% होंगे जो खुश होंगे इस स्टैग्नेशन से, 95% जो है वो पिस गए हैं इसकी वजह से। और मेन रीजन ये है कि हमारी जो इस वक्त पावर्टी लेवल है वो वर्ल्ड बैंक कहता है 45% होगी, तकरीबन 50% तो पावर्टी लाइन के नीचे। 10-11 करोड़। बच्चे हमारे 3-4 करोड़ तो बच्चे स्कूलों में ही नहीं जा रहे, उनके पास
खाने को कुछ नहीं है, हाय। दूध का ग्लास नहीं उनके पास है, वो जूता नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते, पढ़ाई उनके उन्होंने क्या करनी, फीस वो दे नहीं सकते, बिजली का बिल नहीं दे कर सकते, मुश्किलों से वो खाना अपना पूरा कर रहे हैं, वो भी शाह शहजादा साहब होता है शाह अदानी। साहब शाह साहब सो अनफॉर्चुनेटली तो मैं तो खासा डिसल्यूजन हो गया हूँ ये सारी मैनेजमेंट, शाह साहब इकोनॉमिक एक बात तो मैनेजमेंट वाज़ेह है और ना शाह साहब कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया गया है अंदरूनी तौर पे और मुआशी तौर पे। वो जो जॉन पर्किंस कहता था इकोनॉमिक हिटमैन भेजते हैं। अभी आप देखिए सर, या अभी चल रही है खबरें कि अमेरिका को इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि हम ईरान पे हमला करने वाले हैं। आप जानते हैं कि इसराइल अगर ईरान पे हमला करता है तो पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले ही हम अभी जंग से निकले हैं, हमारी सिचुएशन सीरियस है, माशी तौर पे हमारे हालात ऐसे हैं। आपको लगता है कि सर हम इकोनॉमिक हिटमैन्स का शिकार हो चुके हैं? देखें बिल्कुल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनली भी पोलराइज्ड है और एक्सटर्नली हमारी हिंदुस्तान से एक किस्म की हम जंग की सूरत हाल में है। ऊपर से जो आप रीजन में कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अगर हमला हुआ तो ये पूरी रीजन टोटली डिस्टेबलाइज हो जाएगी, मिडल ईस्ट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जो यूएई सऊदी अरेबिया में जो आपको स्टेबिलिटी नजर आती है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो उससे तो इकोनॉमी तो जैसे कहते हैं ना, मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता, तो वो खत्म हो गई। सो आई थिंक कि अब आपको जियो स्ट्रेटजी में अगर आप कोई कामयाबी दिखा सकते हैं तो दिखाएं कि कोई आपको बेल आउट भी कर दे और आपको मॉडर्नाइज भी कर दे और आपको डिजिटल इकोनॉमी भी कर दे और आपको चिप्स भी दे दे और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे दे और सुपर कंडक्टर भी दे दे। तो वो काम अब अगर आप करने में, और वहां भी हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपने जो नॉर्थ में नेबर है उसके साथ ये काम करें या जो 10 समुंदर पार अमेरिका है उसके साथ ये काम करें। तो वो भी हम बीच शाह में साहब फंसे हुए हैं, शाह ना साहब इधर के ऐसा ना उधर के। शाह साहब ऐसा क्यों होता है कि वजीर खजाना ऐलान कर देते हैं तकरीर में कि हम ये तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, फिर वजीर आजम नोटिस लेते हैं कि भाई तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे रिपोर्ट दीजिए इस बारे में। क्या आज जिस तरह ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये माली फहाशी है अपने ट्वीट में, जिस तरह तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, ख्वाजा आसिफ भी कैबिनेट का हिस्सा है, क्या कैबिनेट को कुछ मालूम ही नहीं था कि बजट में क्या हो रहा है? औरंगजेब साहब खुद से कर रहे होते हैं IMF के साथ। ये किसी को नहीं पता कि कोई दूसरा कौन कर रहा है, फाइनेंस को ये नहीं पता एफबीआर क्या कर रही है, एफबीआर को ये पता नहीं है कि कॉमर्स वाले क्या कर रहे हैं, कॉमर्स को ये नहीं पता कि फूड वाले क्या कर रहे हैं। बात यह है कि जब आप देखें, जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहला काम उन्होंने किया था, और वो भी बजट के करीब का टाइम था, आपको याद होगा। तो पहला काम उन्होंने कहा था कि पेंशन्स को बढ़ा दिया जाए। और उन्होंने नेशनल असेंबली में वो ऐलान कर दिया था कि पेंशन्स को बढ़ा दें, और बाद में बजट में वो उसको आपको वापस लेना पड़ा। तो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी हमारी नहीं है, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो हमने उनके मुताबिक भी चलना होता है। उनके मुताबिक जहाँ तक गरीब आदमी है तो वो तो हम चलते हैं, बट जहाँ पर फिर मराद की बातचीत आ जाती है उसमें फिर हम IMF को भी चक्कर दे देते हैं और काम दिखा देते हैं। बाद में वो पकड़ ले तो और बात है, फिर जरा माफी मुफी करके फिर काम चला लेते हैं। सो चलाऊ काम चल रहा है। ये चलाऊ काम कब तक चलेगा शाह साहब? कब तक हमारा मुल्क चलाऊ काम पे चलता रहेगा और कितना सरवाइव कर लेंगे हम? जब 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 तक IMF आपको चलाना पैसे चाहता है। देती रहेगी तो, हाँ, जब तक वो चलाना चाहते हैं आप चलते जाएंगे, क्योंकि आपने अपने पाँव पे खड़ा होना जो है ना वो नहीं आप सीखते। अब सर, अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज एक दिन भी है सर, आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी है। बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ दिन आज दुनिया भर में मनाया जाता है। पाकिस्तान में हर दूसरे घर में बच्चा नौकर काम भी कर रहा होता है, और हम बच्चों को खेतों में काम करने के लिए भी पैदा करते हैं, भीख मांगने के लिए भी, पेडोफाइल्स के हाथ भी चढ़ जाते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी चल रही है। हमारे बच्चे बड़े गैर महफूज हैं। आप इन बच्चों को क्या मशवरा देंगे? इनके लिए क्या हमें हुक्मरानों को मशवरा देंगे, करना क्या चाहिए? मुस्तकबिल के मेमार इन्हें हम शाह साहब कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे बच्चे जो 1.5 करोड़ मुशक्कत कर रहे हैं, 3 करोड़ स्कूल से बाहर हैं, लाखों की तादाद में रेप होते हैं। ये और व्यूज शाह साहब। देखिए मुझे तो शर्म आती है, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है और आप सारे उसमें इंक्लूडेड हैं,
कि हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लेट डाउन किया है, और हमने पाकिस्तान को जो एक अल्लाह ताला ने हमें नायाब किस्म की चीज़ दी थी उसका जी सर। ख्याल नहीं रखा, और उसकी तबाही मचा दी है। और उसका सबसे बड़ा जो है नुकसान हमारे बच्चों का। आई थिंक कि हमारे बच्चों के बाद गजा के बच्चों के साथ जो हो रहा है, अल्लाह करे जी हाँ उस सर। तक ना हम पहुंचे, और हम अपने बच्चों को का ख्याल रख सकें। आप इमेजिन करें कि बहुत से बच्चे पाकिस्तान में हैं जिन्होंने एक गिलास दूध जिंदगी में नहीं पिया, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी खुराक उनको मिलती नहीं है। स्टंटिंग जो है उसका मतलब यह है कि आपकी न्यूट्रिशन लेवल इतनी कम है कि आपका दिमाग जो है वो भी ग्रो नहीं करता। तो आई मीन बच्चों के बारे में तो हमें डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बस एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों का कम से कम हम ख्याल रख लें। बच्चों को खुराक पहुंचा दें, उनको स्कूल में डाल दें, उनको उनके माँ बाप को आपको वजीफा भी देना पड़े तो उनसे बच्चे माँ बाप से लेके स्कूलों में डाल दें, लेकिन स्कूलों में अच्छे उस्ताद रखें, अच्छी चीज़ पढ़ाएं उनको, मॉडर्न चीज़ें पढ़ाएं, मैथमेटिक्स पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, तो फिर बात बनेगी। ऐसे अदरवाइज जिस तरह हम चल रहे हैं, जी सर। आई डोंट थिंक कि हम कुछ कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। म्यूजिकली ब्रेक आउट हूँ, ब्रेक का पोस्ट साथ साथ मौजूद हूँ PMLN जी उस्मा कारदार साहिबा। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे रूलिंग पार्टी PMLN के साथ, जिनको रिप्रेजेंट कर रही हैं उस्मा कारदार साहिबा, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए, हमेशा वक्त देती हैं, जज़ाकल्लाह खैर। मैडम, पहला सवाल जो आज हर पाकिस्तानी आपसे पूछेगा कि आपने सियासतदानों की तनख्वाहों को 2 लाख से 21 लाख तक पहुंचा दिया। ठीक है, उनकी तनख्वाह में 9 साल से इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन मैडम मिनिमम वेज को 37,000 पे बरकरार रखा गया। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी तलहा। तलहा, मेरे ख्याल में जो वो सेनेट चेयरमैन की और नेशनल असेंबली के स्पीकर की जो तनख्वाहों का सारा सिलसिला है वो रिव्यू में चला गया है। वो प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया है। लेट्स सी व्हाट कम्स ऑफ इट। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बड़े अरसे से तनख्वाहें बड़ी नहीं थी वहां पे नेशनल असेंबली की, और आपको हर चीज को रैशनलाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये वो जमाने नहीं रहे जब आपकी असेंबली में सिर्फ लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे वो MNAs होते थे। अब बहुत सारी ग्रास रूट लेवल से हमारे वर्कर क्लास जो है, मिडिल क्लास जो है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह असेंबलियों में है। और अगर आप चाहते हैं कि करप्शन ना हो और उनको एक जायज तनख्वाह मिले जिससे वो भी अपने घर के चूल्हे को और अपने बच्चों के अखराजात को पूरा कर सकें, तो मेरे ख्याल में फिर आपको तसल्ली रखनी चाहिए कि वो दे ऑल्सो डिजर्व सम काइंड ऑफ सैलरी इन विच दे, जो कि वो उनके लिए वो सर्वाइव कर सके। ज्यादा ना हो, लेकिन कम से कम आपके बाकी केडर्स जो हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी वैसे मैडम मैं आपको एक फैक्ट बता दूं मैडम, फैक्ट ये भी है कि पंजाब के वजीर की तनख्वाह 5 लाख से ज्यादा है और सिंध के वजीर की तनख्वाह 1.25 लाख रुपए है। ये तो बड़ा, फिर सिंध वाले अच्छा काम कर रहे हैं मैडम। अब मुझे नहीं मालूम कि सिंध वाले क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को। उनको चाहिए कि उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं। वो कहते हैं उनमें खिदमत का जज्बा ज्यादा है। देखिए तला, ये खिदमत की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि आपने भी तो रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट पालना है ना। हर MP और MNA आप समझते हैं कि बहुत मालदार है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हर कोई आपकी तरह मालदार नहीं, मैं समझ गया मैडम। ये बताइए उस्मा साहिबा, मैं भी मिडिल क्लास हूँ। ये बताइए उस्मा साहिबा, 37,000 में कैसे घर चल सकता है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि आजकल हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस क्या हैं, ग्रोसरीज के एक्सपेंसेस क्या हैं, यूटिलिटी के एक्सपेंसेस क्या हैं। हमारे फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं औरंगजेब साहब कि 37,000 में एक घर चल सकता है। इज इट इवन पॉसिबल मैडम? देखें, ये एक
मजदूर की जो मिनिमम वेज थी ये वो 37 है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जरूरत इस बात की है कि इस मिनिमम वेज को आप यकीनी बनाएं। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, खास तौर पे जो घरों में काम करते हैं, जो बाहर काम करते हैं, जिनको कोई मिनिमम वेज नहीं देता। जी हाँ। अब आप मैं ये चाहूंगी कि हमारा कानून इतनी सख्ती करे कि इंश्योर करे कि हर एक को 37 तो मिले ना। बिल्कुल सही हम कहा। कह तो देते हैं, लेकिन आपने कभी जाके देखा है अपने इर्द गिर्द सब लोगों को मिल रहा है 37? नहीं तो मिल मेरे रहा। ख्याल में उस पे जोर देना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इंप्लीमेंटेशन तो हो कम से कम इसके ऊपर। दो सवाल और बाकी हैं उस्मान साहब आपसे। सेकंड लास्ट सवाल। वजीर खजाना ऐलान कर देते हैं कि तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है, वजीर आजम साहब नोटिस ले लेते हैं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट कर देते हैं कि माली फहाशी है। क्या काबीना को मालूम नहीं होता कि बजट की क्या तजावीज़ पेश करने जा रहे हैं वजीर खजाना साहब बिफोर ही गोज टू द पार्लियामेंट एंड मेक्स द स्पीच? मैडम देखिए, ये जो ख्वाजा आसिफ का जो कमेंट था वो बजट पे नहीं था, वो तो तनख्वाहों पे था, 21 लाख। खसूसी तनख्वाहों पे और वो भी खास दो एक जो आपकी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर पोजीशंस नेशनल हैं। असेंबली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, हाँ, डिप्टी स्पीकर उनके नेशनल असेंबली। उनके मुतालिक था ना, वो 21 सारों लाख को वाली तो ना तनख्वाहों बीच पे में था। जी, लपेट जी। देना। पर वर्ड तो बड़ा कमाल था ना मैडम, माली फहाशी। जी वर्ड बड़ा कमाल यूज किया उन्होंने, माली फहाशी। ख्वाजा आसिफ बड़े ऐसे ही वर्ड यूज मजे की करते बातें हैं। करते लास्ट क्वेश्चन, हैं। लास्ट क्वेश्चन। आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है मैडम। आज बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का आलमी दिन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आज हमारे सोसाइटी में मैडम हर दूसरे घर में एक बच्चा काम कर रहा होता है। हमारे यहाँ बच्चों से तकरीबन बताया गया 1.5 करोड़ के करीब बच्चे जबरी मुशक्कत कर रहे हैं, 3 करोड़ के करीब स्कूल से बाहर हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात, वो आपको अच्छी तरह मालूम मैडम किस तरह बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे इतने गैर महफूज हैं और हम उनको मुस्तकबिल का मेहमान कहते हैं। हाउ, आई डोंट बिलीव कि वो हमारा फ्यूचर बना पाएंगे, मुस्तकबिल बना पाएंगे अगर हम उनको इसी तरह ट्रीट करते रहे। मैडम, व्हाट विल यू हैव टू से अबाउट इट? तला बहुत दिल दुखता है, बहुत। मैं इतनी रंजीदा होती हूँ, मेरे तो खुद इर्द गिर्द मैं देखती हूँ, और हम लोग खास तौर पे जो पॉश घरों में रहने वाले लोग हैं, वो इतना बेचारे जो गरीब लोग हैं उनका इस्तेहसाल करते हैं। आप बिल्कुल सच कह रहे हो। अभी भी आप हर दूसरा घर अगर जाके देखेंगे झांक के, तो उसमें आपको कोई ना कोई चाइल्ड लेबर वाला किस्सा आपको नजर आएगा। और ये नहीं है कि हमने कानून साजी नहीं की, हर चीज के मुतालिक कानून साजी है। पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इंटरनेशनल ट्रीटी पे चाइल्ड राइट्स जो इनकी जो सिग्नेटरी थे हमारे, उन सारी चीजों पे सबसे पहले पाकिस्तान ने साइन किए थे। लेकिन हमारा मसला ये है, हम कानून बना देते हैं। अब ये डोमेस्टिक लेबर के मुतालिक भी बनाया हुआ है हमने। 100 से ज्यादा हमारे पंजाब में कवानीन हैं ख्वातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो करें ना। हम क्यों आप जाते हैं बाजारों में, आपके सामने मुंह के खड़े हो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो छोटा ये लिया, छोटा वो लिया। ये हमें बंद करना पड़ेगा, हमें डंडा फेरना पड़ेगा। आई थिंक मरियम साहिबा कैन मेक द फर्स्ट मूव। मरियम नवाज साहिबा कैन मेक द फर्स्ट मूव इन इट। मेरे ख्याल से वो तब्दीली ले आएंगी। जी, वो तो उनकी तो रेड लाइन है, बच्चे भी और खवातीन भी, और वो तो कोई ऐसी चीज करने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन ये हमको पूरे पंजाब में इस कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा। बॉन्डेड लेबर हमारी, आप ये भट्टा मजदूरों की जाके देख लें, वो पूरे खानदान जो है वो जो है स्लेवरी में रहते हैं। ये सारी चीजें जो है हमें इनके अब लेबर डिपार्टमेंट जो है वो कहता है कि जी हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। भाई, एक्शन अगर लिया है तो फिर उसका नतीजा सामने आना चाहिए। आपको पता है कि बहुत मुल्कों में अगर आप 18 साल से कम के बच्चे को आप इस तरह से घर में मजदूरी कराएं या बाहर कराएं तो आप जेल के अंदर होते हैं। उस्मा साहिबा, मैं आपके साथ इतने सारे प्रोग्राम्स करता रहता हूं, आज मैं आपसे एक दिल की ख्वाहिश, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैडम, क्योंकि आप अगर मेरी आवाज़ मैं समझता हूं मरियम साहिबा तक पहुंचा दें तो उनके दिल में भी वो गम है जो आपके और मेरे दिल में है। मैडम, ये जो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात होते हैं ना, इनके मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जाए, लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए इनकी फांसी, ताकि किसी और में हिम्मत ना हो
हमारे यहाँ होता यह है कि 100 बच्चों के साथ वो रेप करके उन बच्चों को एसिड में जला देता है और हम उसके ऊपर फिल्में बना रहे होते हैं। उसकी फांसी को हम नहीं दिखाते दुनिया के सामने कि हमने उसको किस तरह लटकाया। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाइएगा कि सरेआम फांसी मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन तला इसमें देखें, इसमें आप मरियम नवाज साहिबा की को तो हम उनको तो पता है इस चीज का, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी मेन वजह तला ये है कि हमारा कन्विक्शन रेट नहीं है, 1% भी नहीं है। होता यूं है कि हमारे निचले लेवल पे जो एविडेंस है मुजरिम के खिलाफ वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट तो एविडेंस मांगता है, वो एविडेंस होती नहीं है, और वो जो दंदनाता फिरता जो क्रिमिनल जो कि एक हैवान है वो हंसता हुआ बाहर निकल जाता है। और फिर भी आपकी हुकूमत इन अदालतों के बजट में 50% इजाफा कर देती है, जिन अदालतों में 25 लाख केसेस पेंडिंग है, जिनके जज 2 महीना छुट्टी करते हैं क्योंकि अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी। अनबिलीवेबल। नहीं, लेकिन वी हैव टू मेक सेपरेट कोर्ट्स जहां पे स्पीडी जस्टिस हो, और हमने प्रोसिक्यूशन को और हमने पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, ताकि ये मामला जो है कोई डर खौफ तो हो। आपने मुझे वादा किया कि आप मेरी रिक्वेस्ट पहुंचाएंगी। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरेआम फांसी होनी चाहिए मैडम। थैंक यू, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू उस्मा कारदार साहिबा, जज़ाकल्लाह खैर। आप हमेशा टाइम देती हैं, वी आर रियली इंडेटेड आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम जो इख्तिमाम तो थे, पांचों फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूर ॾिजो, पंहिंजो ख्याल रखिजो। आई विल सी यू ऑन मंडे नेक्स्ट। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।